बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। मंडे आप सब लोगों को मुबारक। और जब संडे इतना शानदार गुजरा हो तो आज तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो सबके अंदर होगी। और कल जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक नई तारीख जो है वो कायम कर दी, कौमी टीम ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी और अगर ये कहें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 विकेटों से शिकस्त दी और बासानी जो 152 रन्स का हदफ था वो 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वो नॉट आउट रहे, भारत कोई विकेट नहीं ले सका और मौका करने वाले कल धोखा खा गए। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज सब बहुत खुश हैं और पाकिस्तानी टीम पर हमें फ़ख्र है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और उनका कहना था कि पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद उन्होंने पेश की और कहा कि हमें पाकिस्तानी टीम पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी भारत के ख़िलाफ़ शानदार फतह पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम ने कल हम सब के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद कर दिए और एक जश्न का समा था कल। एक जिस तरह हमने मैच के बाद जब हमने देखा सड़कों पर तो सब लोग बहुत खुश थे और एक जो नई तारीख रकम हुई, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा। और जी, ये तो थी मैच की बात, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख बदल गई, पाकिस्तान जीत गया। शाहीन भारतीय सुरमाओं के आगे सीसा पिलाई दीवार साबित हुए, रिवायती हरीफ को तारीख साज शिकस्त से दो चार किया। सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। बाजारों में टमाटर ताहाल 160 रुपए फी किलो फरोख्त। एक हफ्ते के दौरान सराफा मार्केटों में एक तोला सोना 7,500 रुपए और 10 ग्राम सोना 6,430 रुपए महंगा हुआ। कराची में डेंगू के वार तेज हो गए। एक दिन में डेंगू के 31 केसेस रिपोर्ट हुए। के इलेक्ट्रिक की कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नॉर्थ नाजाबाद में गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। इनके हवाले से बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अशरफ खान साहब ने जो कि सीनियर रिपोर्टर है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आज तो ज़बरदस्त है। आज तो बड़ी खुशी की एक फीलिंग है। कल जो पाकिस्तान ने मैच खेला है और एक तो कहते हैं ना जीत, लेकिन ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। चाहे हम बॉलिंग देखें या फील्डिंग देखें और बल्लेबाजी की तो क्या ही बात है। भारतीय बॉलर एक विकेट तक नहीं ले सके। मतलब देखें कि मैं अपना बताऊं, मैंने एक बॉल भी मिस नहीं की। जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो जो होप थी वो वैसी, क्योंकि पूरी टीम हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सिलेक्ट हुई थी। जब ओपनर्स आए और जिस स्टाइल से खेला, पहले ओवर में आप देखें तो 10 रन मारे, तो वो 10 रन जो थे ना, तो वहीं से टारगेट जो अचीवमेंट था, घर वालों से भी थोड़ी सी वो हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आज एक बॉल भी नहीं छोड़ूंगा। मगर जो मैच हुआ है ऐसा ज़बरदस्त मैच, यानी कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो दी है पाकिस्तान ने। चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट था बॉलिंग। जो शाहीन आफरीदी ने 3 जो है आउट क्लास जो इनके ओपनर थे इंडिया के, उनको आउट किया, वापस भेजा। उसके बाद बाकी दूसरी टीमों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और रिस्ट्रिक्ट किया कि 151 रन टोटल इंडियन टीम पूरी कर पाई।
उसके बाद पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो पहला ओवर जो था ना वो क्या जबरदस्त, जब शाहीन आफरीदी ने जो पहली बॉल पे वो विकेट ली थी। उसके बाद जब पाकिस्तान ने खेला तो पहले ओवर में 10 रन मारे। वो 10 रन जो है ना इंडिया को जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि आखिर तक दोनों ने जो इतना जबरदस्त खेला है। आप देखें कि जो दोनों ने 50 मारी और जो टारगेट था, क्योंकि इंडियन होप्स बहुत ज्यादा थी वहां पे, अगर आप ग्राउंड में देखें तो बहुत ज्यादा वो हर बॉल पे मौका कर रहे थे, वो मौका ही खत्म हो गया उनका। और जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस, यानी कि आप जितने सीनियर्स प्लेयर जो रहे हैं हमारी, उन सब के जो ट्वेटा है, जो गैर मुल्की जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे और बाबर आजम को जो मुबारकबाद दी, कहा कि हर फील्ड में मतलब कि बॉलिंग हो बैटिंग हो आउट परफॉर्मेंस कर दिया, आउट क्लास कर दिया भारत को। और भारत की पूरी टीम उन्होंने तमाम बॉलर यूज कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को भी आउट नहीं कर पाई। इनको जिंदगी भर याद रहेगा। और ये जो परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान ने जो दिखाया है, तो यानी कि जो 20 ओवर थे, 20 ओवर से बहुत पहले ही उन्होंने पूरा टारगेट अचीव कर लिया। और ये यानी कि सब ने तो ट्वीट किया ही किया, लेकिन बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उन सब ने भी वेल डन कहा है पूरी टीम। ये एक यादगार फतह हमेशा रहेगी पाकिस्तान की। क्योंकि कहा यह जाता था कि जब भी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त मैच होता है भारत और पाकिस्तान का, और क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों तरफ से जो आवाम भी है बहुत इंक्लूड हुई भी होती पूरे मैच में। तो कल जो मैच था, मैं अपना बताऊं, मैंने एक बॉल भी नहीं छोड़ी। यानी जब पाकिस्तान पहली बॉल खेलने आया और एंड टाइम तक मैं टीवी से नहीं हटा, और कि बस दिल कर रहा था कि मैं वहां पहुंच जाए। और उसको क्या बताया कि वहाँ जब वो वहाँ के जो देख रहे थे ग्राउंड में जो लोग, उनके जो चेहरे, जो पाकिस्तान के चेहरे तो खिले हुए थे, लेकिन इंडियन जो पहले मौका कर रहे थे, उनकी आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि बैट्समैन खूब मार कुटाई कर रहे हैं, और बहुत सारे भारतीय फैंस आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया था उन्होंने। क्योंकि बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। और उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस उनकी भी जो दिखाने के लिए टीवी पे आए थे, वो भी फिर हल्की होनी शुरू होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी आउट क्लास थी। और तमाम यानी कि बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, दोनों आउट क्लास थी। और जब एट दी एंड आप देखें, सबसे बड़ी बात कि उन लोगों ने माना भी, भारत जो कैप्टन है उन्होंने कहा कि आउट क्लास परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। और यानी कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो आप देखें एट दी एंड ओवर तक जो है ना, मतलब बिल्कुल होता है टेंस होता है। यहाँ पे टेंस नहीं था, बहुत इजीली खेल रहे थे। और क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एक प्लेयर भी आउट नहीं, 10 विकेट, यानी 10 विकेट आप याद रखेंगे इंडियन में कि 10 विकेट से पाकिस्तान ने मारा है। और बिल्कुल हर सेक्शन में पाकिस्तान ने आउट क्लास किया है। और जब बाबर आजम ने 2 छक्के मारे थे, हो उस टाइम तो आप ग्राउंड में देखने वाला सीन था कि खामोशी छा गई थी। यानी एक छक्का, फिर दूसरा छक्का, और बाबर आजम स्ट्रेट खड़े होकर उन्होंने जब छक्के मारे थे, तो वो जो इशारा होता है कि हम भाई आउट क्लास, बिल्कुल आप बाहर जाओ। तो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह यही रहनी चाहिए पूरी टीम स्पिरिट के साथ। और ये वर्ल्ड कप जो ICC ये चल रहा है, तो पहले भी हमने जीता हुआ है, और इस दफा टीम भी पूरी बिल्कुल एक थीम में चल रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जो देखा जाए, यानी कि बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें या फील्डिंग की बात करें, सब चीज़ें ये बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और उम्मीद करते हैं कि इसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम आगे भी खेलेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। सब्जियों की दामों की बात की जाए तो सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर 130 रुपये फी किलो हो रहा है, टमाटर जो कि हर खाने में डलता है। वैसे तो सब्जियाँ, चाहे मटर की बात कर लें, चाहे अदरक लहसुन की बात कर लें, सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन सर टमाटर 130 रुपये फी किलो मिल रहा है। जी, अभी सीजन देखें कि सर्दी का मौसम आ रहा है, और अगर हम देखें जो सिंध से या पंजाब से होता है, तो अमूमी तौर पे जो है नवंबर तक ये फसल शॉर्टफॉल हो जाती है। और यहाँ नवंबर पे बलूचिस्तान से जो आ रही होती है फसल, वो भी अभी इस दफ़ा शॉर्टफॉल है, क्योंकि वहाँ भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अब यहाँ वेट ये है कि अक्टूबर के एंड और नवंबर में नई फसल आएगी, उसके बाद ही कीमतें कम होंगी। तो मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे शॉर्टफॉल हुआ है कि वो सप्लाई साइड जो कम हुई है, तो उससे टमाटर की कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन 190 रुपये 100 रुपये जो पेटी मिलती है, तो एक किलो जो टमाटर है वो 90 से 100 रुपये सब्जी मंडी में। मगर वहाँ से आते आते, क्योंकि अब किराए भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल प्राइस बुलंद तरीन सतह पे, ये सब अच्छा तो 130 नहीं बल्कि मार्केट तक आते आते 160 और 200 रुपए तक, मतलब कि सब अलग अलग जगह पे। जैसे हम बात करें गुलशन इकबाल, नाज़ाबाद, ये सारे इलाके जहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं,
वहाँ पे 160, 170, उनकी अपनी मर्जी है, कोई जी, पूछने जी, वाला जी, नहीं है। और जैसे आप डिफेंस की बात करें, पीसीएचएस बात करें, दीगर इलाकों पे जहाँ दूर थोड़ी बात करें तो 180, 200 रुपए तक बिक रहा है। अब यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, फिर वही बात है कि वो लोग जो हैं सरकारी लोग वो नजर नहीं आ रहे। जैसे कोविड में हम बात करें, कोविड में सब नजर आते थे, पुलिस भी नजर आ रही है, तमाम डीसीज नजर आ रहे थे कि दुकान आप बंद करें। ये तमाम इंप्लीमेंट हमने देखे थे कि शहर कराची को कोविड के दौरान बंद किया गया। मगर ये प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं होता, ये सवाल है। बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि लोग अगर काम करें तो जो सरकारी कीमत निकलती है तो सरकार एक रेट होती है, वो सरकार एक रेट देती है, 120, 130 रुपए का टमाटर बिकना चाहिए। वो 160, 170 बिक रहा है तो रेट को चैलेंज हो रहा है, यानी कोई खड़ा होकर सरकार को चैलेंज कर रहा है तो सरकार को फौरन मदाखलत करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए, क्योंकि आवाम पे बोझ आ रहा होता है। ये सिर्फ टमाटर की बात नहीं है, कोई भी प्राइस देखें आप, चाहे प्याज की बात करें, आलू की बात करें, जैसे आपने कहा अदरक, लहसुन, क्योंकि जो एक मतलब सालन बनता है उसमें सब चीज़ें डलती हैं, तो सब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। इवन कि आप नमक की बात करें, नमक की थैली याद होगा आपको 10 रुपए की मिल जाती थी, अब वो भी महंगी हो गई, 40 रुपए, 30 रुपए वो भी पहुंच गई। तो हर चीज़ का बोझ जो है आवाम पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म वो कैसे ठीक होगा। जैसे कि हम बार बार आगाही दे रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल को ऊपर इक़दाम किए जाएँ, इंतज़ामिया रोड पे नज़र आए, इंतज़ामिया जाए। अगर आप कहीं भी आप भी जाती हुई चीज़ें लेने, आप प्राइस कंट्रोल की बात करें कि लिस्ट कहाँ है, लिस्ट किसी के पास नहीं होती है। तो ये लिस्ट पहुंचाना किसका काम है? जैसे कमिश्नर प्राइस लिस्ट निकलती है तो वहाँ पहुंचाना, अब वो वहाँ से पहुँच के वो भी पैसे लेते हैं, हर कोई अपने पैसे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, वो अपनी हर कोई अपनी जेब भर रहा है, लेकिन आवाम की जो जेब से लूटा जा रहा है हर चीज़ में, वो कोई रोकने वाला नहीं है। सही। अशरफ साहब, हम देख रहे हैं कि महंगाई, एक तो वैसे ही कमोडिटीज़ की प्राइस महंगी है, ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हैं, पेट्रोल ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान में भी ज़्यादा है। एक तो ये महंगाई आवाम फेस करी, दूसरी ये महंगाई जैसा आपने बताया कि हर जगह अलग अलग रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं, जैसे जिसको नाजायज़ मुनाफाखोरी हम कह सकते हैं। आपने अभी कमिश्नर कराची की बात की कि एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट पर अगर चीज़ें फ़रोख्त हों तो भी कुछ रिलीफ हमें मिल सकता है, लेकिन ये नहीं होता। तो फिर अगेन जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या जो टाइगर फोर्स तश्कील दी गई थी जो हुकूमत की जानिब से, वो क्या कर रही है? वो कहाँ गई टाइगर फोर्स? वो टाइगर फोर्स जो है ट्रेड पे आती है। हाँ। आप अगर शहर में जाएं, आप भी रहती हैं इसी शहर में, मैं भी रहता हूँ, मतलब मैं गुलशन में मैंने नहीं देखी कभी आके, उन्होंने आके चेक किया और लोगों में, बाजार में मैं भी जाता हूँ, मैं भी मैं घर की ज़रूरत है चीज़ें लेने जाता हूँ, मुझे कभी नज़र नहीं आई। यानी कि जो कमेटियाँ बनाई हैं नज़र आए कि मुख्तलिफ इलाकों में जाए और देखे क्या प्राइस पे मिल रहा है, इस पे मिल रही है, ट्वीट हो जाता है, कमेटी बन जाती है, लेकिन वो हकीकत में नज़र नहीं आती है। क्योंकि अगर आप अमल दरामद कराएंगे उन चीज़ों पे, अगर कोई पूछगछ होगी तो सामने वाले भी डरेगा। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी चलाते हैं हम, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? कि ट्रैफिक पुलिस रोकेगा, चालान कर देगा। तो एक खौफ होता है ना, वो खौफ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि सब्जी फरोश वो गरीब आदमी बोलते हैं, लेकिन वो जो मुनाफाखोरी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसका बोझ आवाम पे आ रहा है। तो उसके लिए सिंपल ये है कि कमेटियाँ या जो सरकारी सतह पे जो कमेटियाँ और जो कमिश्नर को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करें। क्योंकि डीसी लेवल के जो होते हैं उनके पास मजिस्ट्रेट पावर होती है, पता है आपको? मजिस्ट्रेट पावर ये होती है कि वो जाएगा, जैसे दूध सरकारी कीमत से ज़्यादा बिक रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेके जुर्माना करेगा, उसको सील कर सकता है। यानी कोई सब्जी वाला भी सरकारी रेट से ज़्यादा बिक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये दिखाने के लिए कुछ हफ्ते में, लेकिन अगर यही कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो एक खौफ पैदा होगा और आप अपने जो रेट्स है उससे ज़्यादा कीमत पे फरोख्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, यही मतलब आवाम भी यही बोलती है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग सेल कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि हम आवाम से भी जो बात करते हैं, कई दफ़ा आपने भी रिपोर्ट चलाई है, तो आवाम यही शिकवा कर रही होती है कि कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट जारी कर देते हैं, लेकिन ना उनको दिखाई देती है, ना उनको पूछने वाला होता है, तो आवाम को बस लूटा जा रहा होता है। अब एक मिडिल क्लास भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि हर चीज़, सिर्फ टमाटर और इसकी बात नहीं करें, आप तेल की बात करें कि वीकेंड था, संडे था तो घर पे था, तेल लेकर आओ, तो एक ब्रांडेड तेल हम नहीं लेते, मगर 420 रुपए का 1 लीटर पाउच, मतलब जो 1 साल पहले आप यकीन करें 200-210 रुपए का था, 420 रुपए का एक। सही है, आपने ब्रांडेड तेल की बात की। जो खुला तेल है वो इतना महंगा हो गया है कि वो 2 नंबर जिसे गैर में अभी होता है वो भी 320 रुपए हो गया। आवाम जो है हर तरीके से पेश रही है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, यानी उसके अखराजात बढ़ गए, तो परेशान है वो। अगर आप जाएं तो बाजार में आप जाके खड़ी हो, कभी चलेंगे हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे लोग 1-1 पाव, आधा-आधा लीटर तेल लेके जा रहे हैं। क्या होगा उससे?
उसके घर में चीज़ें कैसे आएंगी, क्या होगा। जब वो परेशान होगा तो उससे काम नहीं होगा, फिर परेशानी शुरू होगी। इस वक्त पूरे मुल्क में परेशानी है महंगाई की वजह से। हम सिर्फ ये टमाटर की बात करें, हर चीज़ कोई चीज़ भी दें, सबकी जो कीमत है बुलंद तरीन सतह पे। तेल की बात करें, आप सब्जी की बात करें, मतलब ये पिछली हिस्ट्री पे जाएं और अभी से मिलाएं। यानी कोविड के बाद सब कुछ, जैसे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट, शादी वगैरह, शादी हॉल वगैरह बंद हो गए थे, डिमांड नहीं थी, सब चीज़ें बहुत सस्ती। चिकन की बात करेंगे तो याद होगा आपको 180 रुपये का गोश्त, जिंदा मुर्गी 110, 120। इस वक्त जो गोश्त चिकन का जो आप देखें मतलब 440 रुपये। गोश्त बकरे का तो मिडिल क्लास में 1400-1500 रुपये का बिक रहा है। गाय का गोश्त 850-900 रुपये, बिना हड्डी के जो है वो बगैर हड्डी वाला वो बिक रहा है। मतलब हर चीज़ की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। मसला ये है कि प्राइस जारी कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना बड़ा शहर है कराची, मतलब कि जो मरदमशुमारी के तहत 1,62,62,00,000 आबादी है, वैसे 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी जो दूसरे सारे बिजनेस कम्युनिटी कहती है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए तमाम इदारे मौजूद हैं, मगर वो काम नहीं करते हैं। अब वो काम कैसे करेंगे कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो। अगर वो आ रहे हैं दफ्तर, वो बाहर जाएं, जाके चेक एंड बैलेंस करें अपने अपने इलाके। वो पूरे कराची को तो नहीं देखना है। एक जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल की, डीसी सेंट्रल अपनी पूरी टीम को निकाले, मुख्तलिफ एरिया में पूरे हफ्ते 7 दिन अलग अलग एरिया में जाएं। अब बहुत सारे सेंट्रल की बात करें, नॉर्थ कराची है, गुलशन है, इस्लामाबाद है, मुख्तलिफ एरिया में जाके टीम जाए, चेक करे, तो लोगों को पता होगा हाँ भाई टीम आ जाएगी, तो ज़रा प्राइस कंट्रोल रखो। वो खौफ ही नहीं है, क्योंकि टीम ही नहीं निकलती है। टीम निकले, प्राइस कंट्रोल हो, तो जो आवाम को फ़ायदा होगा। अब 160 रुपये का टमाटर जो 130 का, 30 रुपये पर केजी उसकी बचत होगी, दूसरी चीज़ खरीद लेगा। अब ये सहूलत देना सरकार का काम है। सरकार के जो लोग हैं जो तनख्वाह लेके बैठे हुए हैं, उनको भी काम करना चाहिए, दफ्तर में नहीं बैठना चाहिए। हमने कमिश्नर कराची से मुतअद्दिद बार कोशिशें की हैं और वो ये कहते हैं सरकारी रेट पे चैलेंज नहीं होने देंगे। जैसे दूध की बात करें, दूध 94 रुपये 2 साल से जारी हुआ हुआ है। अभी फिर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि हम नवंबर से कीमत बढ़ा देंगे, जो हमने पहले भी खबर दी थी। अब वो एक गरीब आदमी इस वक्त देखें 1 लीटर दूध 130 रुपये का, अगर वो 25 रुपये बढ़ा दे 155 रुपये कैसे लेगा। अब आप प्राइस को उनसे बातें करें, उनको बताएं कि भाई बहुत महंगाई है, इसको कंट्रोल करना है, बताएं क्या ऑप्शन है, उनसे बात करें। वो भी नहीं हो रहा है, किसी सतह पे कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ वेट किया जाता है। हाँ भाई वो 1 नवंबर आएगी, जब बढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। वही ना सर, बात है एक तो महंगाई ओवरऑल हर जगह पर है, उसके बाद ये जो अपनी मर्जी से और अपनी मनमानी रेट पे कीमतें फ़रोख्त करते हैं, वो एक अलग मसला है। मेरे ख्याल है इस पे चेक एंड बैलेंस और फौरी तौर पर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मॉनिटरिंग का कमेटी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी जाती हैं, टाइगर फोर्स तश्कील दे दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इसके बाद बात करेंगे कराची का एक और मसला जो है आलूदगी का, और आपको बताते चलें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कराची जो रिपोर्ट शाया की है उसके मुताबिक कराची दुनिया के 6ठे नंबर पे है आलूदगी में। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, शहर कायद कराची, जब उसकी हम बात करते हैं, उसके मसाइल की बात करते हैं, तो कराची शहर का एक बड़ा मसला आलूदगी का भी है। और आपको बताते चलें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो है वो 6ठे नंबर पे है। और कल जो ये रैंकिंग थी वो पहले नंबर पे थी, जो कि रोज़ाना की बेसिस पर चेंज होती रहती है। जी अशरफ साहब, जब हम आलूदगी की बात करते हैं तो शहर कराची 6ठे नंबर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से, और इसकी जो हवा है, आबो हवा है, वो एक इंसान के लिए मुज़र सेहत भी करार दी गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, अगर बाहर को चेक करें, बाहर में बैरून मुल्क में लोग जो एयर कंट्रोल इंडेक्स जो है क्वालिटी इंडेक्स को बहुत चेक करते हैं कि हमारे सेहत के लिए कैसी है। अब यहाँ पे पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, उसकी भी चेक एंड बैलेंस होती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसको चेक करती है कि उनके पास एक टेक्नोमीटर होता है, वो जाके एयर कंट्रोल को चेक करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो सेहत के लिए जो वो सेहतमंद है या नहीं है।
तो उसको देखें तो सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से इंडस्ट्री एरिया है, तो उसमें 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं। वहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल जो इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेटर या दीगर चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं वहाँ पे, अब जो है क्योंकि हर चीज़ कोयला और ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो टायर भी उसको सेकेंड हैंड पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको जला रहे होते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है उससे भी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो ख़राब होती है। और साथ ही जब समुद्र की हवाएं रुकती हैं, यानी कि जब समुद्र की हवा आ रही होती है और जो इधर से ज़रात के और इनके, तो उसको समुद्र की हवा जो उसको पैक पीछे भेज देती है, तो उससे हमारी अगर हम देखें पिछले हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा था, लेकिन अब फिर से जो है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो समुद्र भी पीछे जाता है, जो समुद्री तरफ से हवा है वो भी आप मौसम के अतबार से कम हो जाती है, तो उसकी वजह से शहर में आप धुंध भी देख रहे हैं। और उसके अलावा जगह जगह पे जो कचरे जलते हैं, और बाकी क्योंकि कचरा जलता है तो प्लास्टिक पड़ी हुई होती है, प्लास्टिक जलती है, वो भी ज़रात हवा में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ पे कचरा हो वहाँ पे आप उसको ना जलाएं, क्योंकि शहर में हर जगह कचरा ही हुआ हुआ है और हर जगह पे एक उनको डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। और वो क्या करते हैं कि इसको ना उठाने से बचने के लिए क्या करते हैं, वहीं पे कचरे को जला देते हैं। आप आते जाते हुए मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा, जैसे सेंट्रल की बात करें, नॉर्थ कराची की बात करें, नाज़ाबाद की बात करें, जो डंपिंग पॉइंट्स बनाए हुए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक है, वो जगह से वो केएमसी अपने उस इलाके से कचरा जमा करके एक डंपिंग पॉइंट पर लाके कचरा डाल देती है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट वाले मैनेजमेंट वाले अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, यानी ये कचरा डायरेक्ट पहुँचाने के बजाय वो लाते हैं और वो जो इलाके का डंपिंग पॉइंट होता है वहाँ से कचरा उठाते हैं और फिर वो जाके डंपिंग पॉइंट दूर दराज इलाके में जाके फेंक कर आते हैं। लेकिन उसके बीच में जब वो एक पूरे हफ्ते अगर कचरा नहीं उठता है तो वहाँ के लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, जाके जला देते हैं। अब वहाँ पे आप देखा होगा कचरे में थैलियाँ भी होती हैं, दीगर वो प्लास्टिक की चीजें पड़ी हुई होती हैं। प्लास्टिक जब जलता है तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो उसमें केमिकल्स होते हैं। प्लास्टिक कोई एक कुदरती चीज़ नहीं है, इंसान ने बनाई है, वो केमिकल से बनता है। अब जो वो जलता है तो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें लगी हुई होती हैं, वो भी जलती हैं, तो उसके जो ज़रात हैं उतने इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। आप देख रहे होंगे अगर आप वहाँ पे कभी खड़े हों और धुआं जब निकल रहा हो तो उसकी स्मेल इतनी शिद्दत वाली होती है कि आपको स्मेल से तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि आप सांस लेते हैं और जब आप निकालते हैं तो उसमें पूरा एक प्रोसेस है कुदरती, उसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए होती, क्लीन ऑक्सीजन। हम जो मास्क पहनते हैं तो मास्क का एक दो तरीका होता है कि एक तो हम कोविड से बचने के लिए एक वो पहने, लेकिन वो जो सर्जिकल मास्क है वो ज़रात को रोकता भी है। जिससे हम मास्क पहने और उधर से जाएं तो हमें बचत हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। वो आपका जो है 40-30% वो बचा लेता है, लेकिन आप नाक से सांस भी ले रहे होते हैं। ये तो बात अशरफ साहब प्रिवेंटिव मेजर्स की है ना, कि हम जितनी एहतियात कर सके, लेकिन दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो कचरा है उसको भी रिसाइकिल किया जाता है, बाकायदा रिसाइकिल बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और उससे नई चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्लास्टिक को जलाया जाता है ये बहुत ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक बनाया गया था बोर्ड, उसका ये काम था, जैसे आपने कहा दो चीज़ें कि कराची में बहुत ज़्यादा कचरा डेली का जमा होता है। उस कचरे को ले जाके डंपिंग पॉइंट पे जाके डाल के वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे ये कहा था कि रिसाइकिल करके उसको जो है उसको आपको बिजली भी बना सकते हैं। उसके प्लांट भी लगने थे, वो सारा एक प्रोसेस हुआ था। उनके वो जो SOP है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसके अंदर ये है कि वहाँ प्लांट भी लगेगा। प्लांट कहाँ लगना था, जाके आपको डंपिंग यार्ड जो दूर दूर शहर के इलाके जैसे कि आप निकलेंगे कि वो मारीपुर पे और इस तरफ जगहों पे बनाया हुआ है, अब वहाँ जाके कचरा तो फेंक देते हैं। अगर आप आजकल आएँ तो ये एक्सप्रेस वे से आएँ तो वहाँ पे भी डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, जाके पूरी शहर से लाके कचरा डाल रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे जाएँ तो वो उसके लिए जो प्रोसेस करना था वो नहीं होता है। इदारा फिर वही पुरानी बात के इदारे बने हुए, लेकिन उन्होंने काम नहीं करना है। अब वो क्योंकि आप जितना वेट कर रहे हैं, ये बात थी 2013 की, 2013 से हम 2021 में आ गए हैं, लेकिन उसके लिए आपने काम ही नहीं किया। अगर वो प्लांट आ जाता और वो क्या था कि वो चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं जा सकती, उसमें चीज़ें सिलेक्ट करके वो कचरे के उसके लिए जो ट्रैश बिन में डाल के उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसमें डालना, जिससे बिजली बननी थी। अब उसके लिए लोगों को नौकरी भी मिलती, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या, प्लांट चलता है, उससे बिजली आपको मिलती। आपको कुछ और नहीं चाहिए था, ना फर्नेस ऑयल, ना डीजल, ना पेट्रोल, कुछ नहीं चाहिए था। वो प्लांट कचरे से ही वो बनाता बिजली और उसके बाद वो चलाता। अब वो हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो उसका ये है कि कराची से
2.5 करोड़ की आबादी है, 7 अजला है, रोज का कचरा निकलता है कचरा। हर जगह पे। अशरफ साहब, एक तो ये फिजाई आलूदगी हम देख रहे हैं कि कचरा जब जलाते हैं तो उससे मुज़र सेहत जो जहरीली गैस है वो पैदा होती है। दूसरा, ये जो समंदर में डाल देते हैं कचरा, वो समुद्री आलूदगी भी फैला रहा है। कितनी आबी हयात हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है, और आपकी जो खूबसूरती है वो भी खराब हो रही है साहिल की। आप साहिल समंदर की। जी, अब तो दिल ही नहीं करता है कि काला पानी मतलब एक तो सीवरेज का, क्योंकि अनट्रीटेड वाटर, यानी कि जो गंदा पानी है सीवरेज का, यानी गटर का कहें, अनट्रीट करके डायरेक्ट समुद्र में आप डाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे जाएं, पहले लोग याद होगा आप 20 साल पीछे जाएं तो फैमिली के साथ में जब छोटे थे तो हम लोग भी जाते थे बोट पे फिशिंग करने के लिए। अब आप पूरा निकल जाएं किमाड़ी तक भी आप चले जाएं, आपको फिश नहीं मिलेगी, क्योंकि फिश भी जो है वो समुद्र में जो चीज़ें होती हैं वही खाती है। वो आप समुद्र में डाल रहे हैं गंदी चीज़ें, वो खा के मर जाती हैं, इधर आ ही नहीं रही हैं। तो कैच भी जो है, फिश कैच जिसे कहते हैं, वो भी अंदर गहरे समुद्र में चली गई। अब यहाँ पे आपने समुद्री हयात को भी तबाह कर दिया है। एक समुद्री हयात था, ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, मतलब आप सोचें पूरी दुनिया उससे, समुद्र से आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कुदरती चीज़ें हैं वो आप पकड़ें, झींगा मछली ये सब पकड़ के आप वैल्यू एडिशन करें, आप एक्सपोर्ट करें, करोड़ डॉलर अरबों डॉलर कमाएं सालाना, वो आप नहीं कर रहे हैं। वो आपने तबाह और बर्बादी करनी है सिर्फ, क्योंकि हर किसी का, इस शहर का भी कसूर है, यहाँ के जो लोग हैं उनका कसूर है, और जो इदारे हैं। क्योंकि आप जाएं समुंदर के पास और पूरा जो बीच है, पूरी दुनिया में बीच में लोग खुद आपने देखा होगा वो सफाई कर रहे होते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारे यहाँ डस्टबिन पड़ी हुई होती है, वहाँ नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, जहाँ बैठे हुए वहीं पे फेंक देंगे कचरा, यानी कि साहिल भी तबाह करते हैं। अब यहाँ से लोग दूर जाने लगे, सेल्सपेट और हॉक्स बे जाने लगे, उसको भी आपने गंदा कर दिया है। वहाँ जाएं, वहाँ तो पानी थोड़ा साफ मिलता है, लेकिन वहाँ भी लोगों ने क्या किया, आप देखें वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई होती है, खाना खा के आपने थैली में कचरा डाल दिया। क्योंकि थैली इतनी खतरनाक है कि आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें, अगर आप उस थैली को कचरा डाल के मिट्टी में भी डाल देंगे ना और 20 साल के बाद भी निकालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगी। अब वो थैली के अंदर जो चीज़ है वो सड़ के वो और ख़तरनाक हो जाती है। वो लोग क्या समझते हैं वो खाद बन रही, कोई खाद नहीं बनती है, वो डेंजरस होता है। वहाँ पे आसपास जो वहाँ पे हैं वो थैली मिट्टी में से निकल के वो जाएगी समुद्र में, वो थैली वो अगर वो खा ले, वो सड़ी हुई चीज़ें, वो मछली वगैरह हमारे पास ही आएगी जो हमारे यहाँ लोग खाते हैं, उससे वो बीमार होंगे। ये प्रोसेस है, इसको पूरे कुदरती जो एक प्रोसेस उसको हम खुद से ख़राब कर रहे हैं, मुसलसल ख़राब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि जैसे माहौल जो हमारा आलूदा हुआ है एयर क्वालिटी का, तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस है हम सबको काम करना होगा। सही, बिल्कुल आपने सही कहा, सबको मिलकर काम करना होगा। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, और एक और ख़बर हम आपको देंगे बुरी कि सोना मज़ीद महंगा हो गया है। और आपको बताते चलें कि ऑल पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल ज्वेलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान सराफा मार्केटों में एक तोला सोना 7,500 रुपये और 10 ग्राम सोना 6,430 रुपये महंगा हो गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में जो फ़ी ऑन सोने की कीमत है वो तो मुस्तहकम रही, लेकिन हमारी जो लोकल मार्केट है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर सोना महंगा हुआ है। जब डॉलर रेट की बात करते हैं कि डॉलर महंगा है तो ऑब्वियसली सोने की कीमतें भी महंगी होंगी। देखिए, इसको हम कंट्रोल करें तो मार्केट में जो प्राइस है वो इतनी नहीं बढ़ी जैसे आपने भी कहा, जी। लेकिन इसको हमें समझना ये है कि जब हम सोना खरीदते हैं तो डॉलर में पेमेंट करते हैं। अब हम दो जगह से लेते हैं, एक हम लेते हैं दुबई से। आप अगर एक साल पीछे जाएं तो दुबई में जो इमारती धर्म था, यूएई धर्म जिसे कहते हैं, वो 41 रुपीज़ का था, अभी पता है 50 रुपए का है, यानी 9 रुपये महंगा हो चुका है एक साल में। तो अगर आप जाके सोना वही पहले लेते थे, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट भी ले रहे हैं तो उसमें पर ग्राम जो है 9 रुपये आप इजाफी आप दे रहे हैं पर डॉलर के हिसाब से। अब उसकी प्राइस है जैसे कि 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये आप लगाएं तो उसमें जो डॉलर आए तो आप तकरीबन 100 रुपये 150, तो करते करते 10 ग्राम पे आप जाएंगे तो उसकी प्राइस कंट्रोल बढ़ जाएगी। यानी कि इस वक्त आप दुबई से लें तो दुबई का जो प्राइस है यूएई दिरहम 50 रुपए का है, जो एक साल पहले 41 रुपए का था। एक वो इम्पैक्ट पड़ा। साथ में डॉलर की बात करें, डॉलर बुलंद तरीन सतह 174 रुपए पे पहुंचा हुआ है। यानी आप कोई चीज भी खरीदे, सोना हमारे पास नहीं निकलता है, हम सोना इंपोर्ट करते हैं। जब सोना इंपोर्ट कर रहे हैं या तो आप यूएई दिरहम में देंगे या आप डॉलर में देंगे। तो फर्क अगर आप देखें 5 महीने में, सिर्फ 5 महीने में आप सोचें ना कि 21 रुपए डॉलर महंगा हो गया है। हम साल की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो जो कन्वर्जन रेट है उसकी वजह से बहुत महंगा हो गया, जो आवाम पे खासतौर से खवातीन जो सोना पहनती हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब महंगाई का ये आलम है कि इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पा रही। हम लोग जो अपना कुछ जो खास तौर पे घरेलू औरतें खवातीन होती हैं वो सोना लेकर रख देती है और बाद में फिर इसको जब ज़्यादा महंगा होता है तो बेच देती है। अच्छा, ये भी होता है कि जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो वो हमसे जो करंट रेट होता है उस पर नहीं खरीदते। हाँ, सुनार भी हमारे हैं, क्योंकि इसमें दो हैं। अगर आप जेवर कोई बना लेते हैं तो उसमें मेकिंग आती है, क्योंकि जो हम सोने की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1,27,000 रुपए का वो 24 कैरेट है, यानी कि आप जो सोने का बिस्किट होता है 1 तोले का वो प्योर गोल्ड कहलाता है, 24 कैरेट का। वो जो देते हैं उसमें मिलावट करके जोड़ना पड़ता है, जो सेट बनाते हैं तो 22 कैरेट का होता है। तो 22 कैरेट का अगर रेट देखें हम तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं वो समझाने के लिए, यानी कि उसकी मेकिंग आ जाती है, उस मेकिंग को वो हटा के आपसे कॉस्ट फिर कम लेता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई सेट लिया और वो जब सोना सस्ता था 1,20,000 रुपए का आपने सेट लिया तो आपको पड़ा एग्जाम्पल के 2.5 लाख रुपए का। तो उसमें उसकी बनवाई भी थी, यानी सोनार ने जो बनाया उसमें डिजाइन डाला, उस सोने को जो है उसमें डाल के डाई में, और आपके पसंद का जो है वो सेट बना के दिया। अब आपको जरूरत है बेचने, जब आप बेचने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अभी तो इस वक्त सोना 1,27,000 का है, वो जो पिछला रेट था वो तो वही दे रहा है, तो उसमें जो अपनी बनवाई है यानी कि जो उसने बनवाया वो पैसे निकाल लेता है, जो सोने के पैसे होते हैं वो लेता है। तो इस वक्त आवाम का भी है, जो हम ये रेट देते हैं ये रेट है ये 24 कैरेट का, और वो जो सोनार देता है वो 22 कैरेट का होता है। तो ये खास तौर से खवातीन को पता होना चाहिए कि जब खरीदने जाती हैं तो, क्योंकि वो परेशानी, क्योंकि जो हर किसी का जैसे फैमिली का होता है, हमारे यहाँ पूरी फैमिली का एक ही सोनार है, जो फैमिली में सारे खवातीन जो बुजुर्ग अम्मी हैं ये सारे तो एक ही से ही लेते हैं, उनको पता है यही होता है। हाँ। तो वो जाके लेते हैं, तो उससे ये होता है कि भरोसा भी होता है, और उसमें अगर आप कोई नया जाता है तो उसको आदमी को पता नहीं होता कि हाँ भाई क्या दे रहा है मुझे। कभी कभी 20 कैरेट भी दे देते हैं। दुबई में इस वक्त अगर आप मतलब 24 कैरेट जो है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड जो हम जो रेट चलाते हैं हम 24 कैरेट का चलाते हैं। सही। जो दुकानदार देता है वो 22 कैरेट का देता है, क्योंकि उसके अंदर मिलावट करता है कि बनवाई के लिए जो टाँके लगाते हैं तो उसमें मिलावट करते हैं, उसके बाद जो 22 कैरेट हो जाता है, वो ऑफिशियल होता है। मगर इस वक्त दुबई में भी देखें हर जगह कारोबार जो है सोने में भी ना होने के बराबर, क्योंकि इतना महंगा हो गया है इस वक्त। आप सोचें कि 10 ग्राम भी 1 लाख से ऊपर चला गया, एक तोला जो 1,27,000 पे चला गया है। तो जो शादी के लिए उन सब के लिए जो प्लान कर रहे होते हैं उनकी भी महंगाई का बोझ जो है बहुत बढ़ गया है। यानी कि सिर्फ एक साल में, अभी हमने तो ये एक हफ्ते में बताया कि 6,500-7,000 रुपये महंगा हो गया एक तोला। एक साल में बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइस जो है तकरीबन जो है 30 से 35,000 रुपये का तोले पे इजाफा हो गया। आशिफ साहब, ये शादियों का सीज़न है, सर्दियाँ आती हैं और इस सीज़न में शादियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, और ये जो एक जहेज़ का लेने देने का सिस्टम है ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माँ बाप बड़े परेशान हैं, वो अपने बच्ची के लिए कैसे इस हालात में जेवर बनाएं, सोना बनाएं स्पेशली। जी, सोनार भी यही कह रहे हैं, क्योंकि काम ना होने के बराबर है। अगर आप तारिक रोड पे भी देखा होगा बहुत सारे सोनार हैं वो बैठे हुए हैं दिन भर। अभी लोग जो है मजबूर इतने हो गए महंगाई से कि वो जाके सोना आप खरीद नहीं रहे, उल्टा बेच रहे होते हैं। तो अगर जितने भी सोनार से हमारी बात हुई है, जैसे ऑल सिंध सराफा बाजार हैं और सुप्रीम काउंसिल, ये सारे, तो ये सब यही कह रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है कि लोग अब खरीद नहीं रहे, जो पिछला सोना रखा हुआ है वो बेचने आ रहे हैं, क्योंकि मजबूर हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी, बिजली, गैस, मतलब महीने का खर्चा है वो बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है और मुसलसल बढ़ रहा है। तो उससे लोग परेशान है, तो उसमें आके सोने को जो है क्या कर रहे हैं, वो खरीद नहीं रहे, मजबूर बल्कि बेच रहे हैं। अच्छा आशिफ साहब, जब सोना बेचने जाते हैं तो ये सोनार जो होते हैं वेस्टेज के भी पैसे जो है वो लेते हैं। उसमें जो टाँके लगते हैं जो मैं बता रहा था वेस्ट के नाम पे वो भी लेते हैं, 22 कैरेट का प्राइस का लेते हैं, तो फर्क आ जाता है। हम जो जाते हैं, जैसे आपने आज रेट दिया तो हम जब खबर चलाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि सोना मतलब 1,28,000 रुपए का हो गया एक तोला, मगर वो होता है 24 कैरेट। अच्छा। वो जो बाजार में मिल रहा होता है 22 कैरेट मिल रहा होता है। वो 22 कैरेट का रेट जो है वो इसलिए नहीं चलाते कि क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है पूरी दुनिया में उसकी रेट्स चला रहे हैं। सही सही। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और डेंगू के हवाले से बात करेंगे। डेंगू के वार मुल्क भर में बढ़, कराची की स्पेशली बात करें तो एक दिन में
डेंगू के वायरस से 31 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और रवा मंथ की बात की जाए तो टोटल 659 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू मुसलसल हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं और आवाम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उनको लेने चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं। जी अशरफ साहब, डेंगू के केसेस मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। अभी डेंगू का सीज़न है, नवंबर में भी डेंगू जो है वो फैलता है, तो हुकूमती सतह पर कोई काम इस हवाले से हो रहा है? अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त आप यकीन करें कराची के लिए बहुत डेंजर साइन है। पहले पंजाब में था, आपको याद होगा, पहले लाहौर में, पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस आते थे, लेकिन इस दफ़ा कंसर्न ये कि कराची में, सिंध में भी और कराची में भी, कराची में बहुत तेज़ी से डेंगू फैल रहा है और जो उसकी वजूहात हैं क्योंकि हमारे यहाँ इकदाम नहीं किए गए, वही स्प्रे वगैरह ये सब बर वक्त कर लेते, क्योंकि हमने ये सोचा कि नहीं होगा, ये तो पंजाब में ही होता है, लेकिन वो ट्रैवल करके लोग जैसे ट्रैवल करते हैं उस तरीके से वो किसी तरीके से भी आ गया। अब वो यहाँ पे आके उसकी अफजाइश हो रही है। ये बहुत डेंजर है क्योंकि अगर आप पंजाब का देखें वहाँ अस्पताल में जगह नहीं है। पहले तो हम कोविड से परेशान थे, अल्लाह करके बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी के हम उस बीमारी से निकले। और अशरफ साहब, इन हालात में जब आप अपना सेहत का तो बजट निकालते ही नहीं, एक आम आदमी सेहत के हवाले से जो कि रखना चाहिए, अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि इतनी लिमिटेड तनख्वाह में वो एक सेपरेट अमाउंट निकाले कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है। और इस सिचुएशन में किस तरह से वो निपटेगा? मतलब जिस एवरेज तनख्वाह अगर देख लें 20,000 एक आदमी की है, वो तो आप देखें तो 20,000 रुपये रख के वो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल तो नहीं जा सकता। अगर वो सरकारी अस्पताल में जाए तो सरकारी अस्पताल में भी जगह नहीं है क्योंकि वो गांव से और आसपास के इलाके से, अंदरूनी सिंध से बहुत लोग आते हैं क्योंकि फ्री में इलाज तो हो रहा है, लेकिन अब वहाँ पे भी मसला आ गया। जैसे हमारे रिपोर्टर हैं हेल्थ के, उन्होंने भी दिया कि अब वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। अब वो गरीब आदमी जब जाता है तो क्योंकि आप इलाज कराने जाते हैं, एक तो टेस्ट वो अलग मसला होता है, फिर अच्छा इलाज तो कर देते हैं, लेकिन बाज़ औकात ऐसा होता है कि वो आपसे कहते हैं दवा आप ले आएं, कुछ दवाएं अवेलेबल नहीं होती हैं, वो कोई भी नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं, कुछ मिलती नहीं। जो होती हैं वो भी बाहर बिक जाती है। बहुत दफ़ा हमने रिपोर्ट चले, गरीब आदमी जब जाता है, डेंगू के लिए एक इंजेक्शन है, वो पंजाब में भी शॉर्ट हो गया है, यहाँ पे भी शॉर्ट हो गया। हुआ ये है कि हमारे यहाँ बिजनेसमैन भी, जो ताजिर तबका भी है, वो भी मुनाफा देखता है ना। कोई भी बीमारी आती है तो उसमें वो इंजेक्शन, आप यकीन करें, 120-130 रुपए का इंजेक्शन था, वो भी शॉर्ट कर दिया क्योंकि अब कराची में इतनी तेजी से जो बीमारियां आ रही हैं ये वाली डेंगू की, तो उसकी वजह से वो एक इंजेक्शन लगता है जो आपको सिर्फ, क्योंकि डेंगू के बाद आप देखें तो प्लेटलेट्स जो हैं बहुत तेजी से गिरते हैं। फिर आपको चाहिए होता है कि प्लेटलेट्स का इंतजाम करना फौरी तौर पे, वो भी एक बिजनेस है। यानी कि आप वो उसको पकड़ें, अगर आप जाके उसे खरीदें किसी ब्लड बैंक से, इतनी प्राइस होती है, गरीब आदमी सिर्फ जान बचाने के लिए कहाँ से लाएगा? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, उनका बिल अगर आप देखें ऐसा बन रहा होता है कि भाई हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, एट दी एंड आपको लाख रुपए का बिल दे देंगे एक हफ्ते में। तो वो एक सिस्टम होना चाहिए, पूरी दुनिया में है कि आप जब टैक्स देते हैं वो सवाल करते हैं कि ये पैसे टैक्स के कहाँ लगे, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आप पूछ ही नहीं सकते हैं। तो अशरफ साहब, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, तो अगर मजीद खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हैं तो क्या हमारा सिस्टम महकमा सेहत कोलैप्स कर जाएगा? क्या सूरत हाल होगी? अभी पंजाब की अगर हम देखें जो डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि बहुत तेजी से वहाँ पे हर साल ही और उसके बाद ये पाकिस्तान में अगर हम पूरे इलाके में, पंजाब के बाद आया सिंध के बाद अब कराची में, कराची में फर्स्ट टाइम इतनी तेजी से फैला। जो आप डेंगू केसेस अगर देखें, पिछले साल देखें नहीं थे इतने केसेस। इस वक्त हम कोविड भी हमारा है, उसके साथ अभी डेंगू का आ रहा है, तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनको पहले से जो प्लानिंग है वो करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की। अब अगर आप देखें बेड्स, जैसे कोविड के लिए अलग फ्लोर बनाया गया, वहाँ मरीजों को रखा गया, तो यहाँ पे भी उनके लिए प्लान, क्योंकि आप जब डेंगू के मरीज को रखते हैं ना, तो उसको आप देखा होगा आपने वीडियो, जाली लगाते हैं कि मजीद मच्छर ना काटे, क्योंकि अब उसको उस बीमारी के साथ मच्छर ने और काटा तो क्या करेगा, उसको डेंगू हुआ है, वो काटेगा तो वो खून, मच्छर क्या करता है, आपका खून जो है इनटेक करता है, वो जाके फिर किसी और को काटेगा तो उसको लग जाएगा। तो इसको बचाने के लिए वो जाली मच्छरदानी जो है वो लगाते हैं।
अब वो लोग उसको भी उनको समझना चाहिए, अगर किसी को डेंगू हो गया है तो सेफ साइड उसको जो है अपने आप को भी बचाना है। वो कैसे कि उसको एक मतलब जाली नेट में इसलिए रखते हैं कि उसकी जो खून में है वो डेंगू का जो वायरस है वो फैल गया है। अब वो अगर दूसरा मच्छर उसको काटेगा तो इंजेक्ट करेगा, यानी कि वो खून लेगा, फिर जाके किसी और को काटेगा, उसको भी डेंगू हो जाएगा। सही। अच्छा अशरफ साहब, ये बात के हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये सीजन है, तो फौरी तौर पे आप शॉर्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हुकूमत को क्या फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए किसी बदतरीन सूरत हाल से निपटने के लिए? भाई गवर्नमेंट की जो अगर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुख्तलिफ जहाँ जैसे कि कोविड केसेस को चेक किया था, जहाँ केसेस बढ़ रहे थे वहाँ उन्होंने लॉकडाउन किया था। हम यहाँ लॉकडाउन की बात नहीं करें, वहाँ पे जो कंसर्न डीसी हैं उनको फौरी तौर पर उनको चीज़ें फराहम की जाए ताकि उस इलाके में जाके वो स्प्रे करें ताकि जो डेंगू का जो फैलाव है वो रुक सके। क्योंकि वहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर जाके पूछे उनको नहीं पता कि डेंगू मरीज अगर है वहाँ पे और घर वाले उसको नॉर्मल ले रहे हैं तो पूरे घर वालों के लिए डेंजर है वो, क्योंकि मच्छर अगर घर में घूम रहा है और उसने उसको काटा, उसके बाद किसी और को काटा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। यानी कि ये एक वबा टाइप की है कि तेजी से फैल सकती है। उसको रोकने के लिए क्या है कि उस इलाके में उनके डाटा लें, उस इलाके में जाके स्प्रे कराएं ताकि। बिल्कुल अशरफ साहब, आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। बिल्कुल जैसे कि अशरफ साहब ने ये कहा कि जिन एरियाज डेटा ज़्यादा है वहाँ पर तो फौरी तौर पर स्प्रे होना चाहिए और आवाम से भी हम यही अपील करते हैं कि अपना जो हिफाजती जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो खुद लें और किसी ऐसी जगह पर ना जाएं, पार्क्स वगैरह जहाँ पर मच्छर का ज़्यादा मच्छर होते हैं, और घरों में भी पानी की जो बाल्टियाँ हैं वो भरी ना रखें और इस तरह से एहतियात करें। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप T20 की। और कल के मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख बदल दी और जिस तरह से कौमी टीम ने भारत को शिकस्त दी है वो एक बहुत ही अच्छी बात थी। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हर शोबे में पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो और बैटिंग के तो क्या ही कहने। भारतीय बॉलर्स एक विकेट तक नहीं ले पाए। बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त बैटिंग की और वो नॉट आउट रहे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है फवाद मुस्तफ़ा ने जो कि एक स्पोर्ट एनालिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र जी। सर कल के मैच के हवाले से बात करेंगे और जिस तरह से इनिंग खेली है पाकिस्तानियों ने, हर फील्ड में जान लगाई है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत ही शानदार और मेरे ख्याल से सालों ये मैच जो हुआ याद रहेगा। बहुत ज्यादा कहा जाता था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन कल जो जीता है तो ये तो एक बहुत ही यादगार मैच था। जिस तरह से बाबर, रिजवान और एक लड़का जिसको जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली है जो वो खेले हैं, जो फोकस नजर आ रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, नजर आ रहा था कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पहले नहीं हुआ और वो उन्होंने कर दिखाया। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा फवाद साहब, अगर शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, जिस तरह उन्होंने शुरू में 2 विकेट्स ली, तो क्या भारतीय टीम पर आपको लगता है उसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो गया, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और जिस तरह बोल्ड किया और जो विकेटें ली, तो इस वजह से भारतीय टीम पर कुछ प्रेशर बिल्डअप हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑब्वियसली स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। T20 पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शाहीन ने स्टार्ट किया, उसके बाद आने वाले जो बॉलर था उसने अपना रोल बेहतरीन तरीके से शुरू किया। मैं बताना सिर्फ चाहूंगा कि इट्स अ टीम गेम। एक आदमी स्टार्ट करता है और उसके बाद अगर उसे सारी तरफ से सपोर्ट मिलती जाती है तो फिर आप जाके इस किस्म की शानदार कामयाबी हासिल करते हैं। सो शाहीन तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, मतलब इतना प्रेशर, इतना सब कुछ, और उसके बाद इस तरह से आके गेंद करना, और लग रहा था कि आपके बॉलर्स, आपके बैट्समैन तैयार हैं, बहुत ज्यादा तैयारी से आए।
तो सर आप क्या समझते हैं ये जो शाहीन आफरीदी हैं, क्या हम इनको, अगर इनकी यही कंसिस्टेंसी रही तो हम आने वाले वक्त में इनको वसीम अकरम जो फास्ट बॉलर हमारे रहे हैं, वकार यूनुस या फिर आकिब जावेद के उसके मुकाबले देख सकते हैं? इस पे आप सवाल पे मैं थोड़ा सा, मुझे एक एतराज है कि हम हमेशा एक बड़े बॉलर का नाम किसी से क्यों मिलाते हैं। शाहीन आफरीदी क्यों नहीं बनेंगे? हमें माजी से ना निकलना पड़ेगा। आपने जितने भी बड़े नाम लिए कि आज तक ये वर्ल्ड कप में इंडिया से जितवा सके पाकिस्तान को, तो जो आदमी पाकिस्तान को जितवा रहा है वो अपना नाम बना रहा है, हमें भी उसका नाम बनने देना चाहिए। हमें अब माजी के झरोकों से निकलना चाहिए। और अक्सर होता ही है कि ये वो बन सकेगा, ये बन सकेगा, भाई ये वो बन के खत्म हो गए। अब टाइम शाहीन आफरीदी का है, तो शाहीन आफरीदी बनेगा। और शाहीन आफरीदी ने बता दिया कि वो शाहीन आफरीदी है। उसने ऐसा कुछ कर दिखाया कि जो किसी भी बड़े प्लेयर ने आज तक नहीं किया था। तो ये हमारे देखने वालों के लिए, आप सब लोगों के लिए, कि हमें अब इस चीज से निकलना पड़ेगा कि ये वो बनेगा या वो, भाई जो थे वो खत्म हो गए। वो आए थे कि आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया में देख लें, कोई कह रहा होता है कि जी ये गवास्कर बनेगा, कोई कह रहा होता है कि जी ये इयन चैपल बनेगा। सब अपने अपने प्लेयर चाहते हैं, उनका टाइम खत्म हो जाता है। खेल में आते हैं, मैदान में अपनी जगह बनाते हैं और उसके बाद आपका खेल खत्म हो जाता है। याद जरूर रहता है, नो डाउट ये सारे बहुत अजीम क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन हमें अब आने वाले प्लेयर्स को स्टार बनाना है। हम उस माजी के 1990 की दिहाई के प्लेयर से निकल ही नहीं पा रहे। उसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारे ये प्लेयर स्टार नहीं बन पा रहे हैं, वही आते हैं, वही सारी बातें कर रहे होते हैं। भाई अब ये हमारे इनसे बड़ा, आप मुझे बता दीजिए, तारीख में पहली टीम बन गई है कि जिसने इंडिया को स्टार है, तो हमारे यही स्टार है। और हमारा आपका काम ये है कि अब हमें इन्हें प्रॉपरली स्टार बनाएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो उनकी है, जो अभी उस वक्त उन्होंने खेला है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ ज़रूर कंपैरिजन किया जाता है। मे भी शायद वो आपका बिल्कुल सही कहना है कि गलत हो। अच्छा ये बताइए फवाद साहब कि कल हमने जिस तरह पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी, तो एक बड़ा ही पुरसुकून तरीके से उन्होंने खेला और एंड तक जो कि एक पहले अगर मैचेस देखे जाएँ इंडिया के साथ, तो एक उनके अंदर प्रेशर देखा जाता था, वो नहीं था। तो क्या इसकी पहले से हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, ट्रेनिंग अच्छी थी, क्या किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए सबसे ज्यादा क्रेडिट तो पूरी टीम को बनता है, क्योंकि टीम अगर अच्छा करती है तो उसके पीछे मैनेजमेंट जरूर होती है, लेकिन टीम को डिलीवर करना होता है। फिर जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट था, जिस तरह से तैयारी नजर आई, एक चीज बहुत अच्छी नजर आई जो कभी नहीं होती थी, कि जो आपने 12 खिलाड़ी पहले ही अनाउंस कर दिया। आपने कहा कि जी ये हमारी टीम है, हम बिल्कुल तैयार है, हम कॉन्फिडेंट हैं, आप आइए हमारा मुकाबला करें। हाँ। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज थी, और वो ऐसी चीज होती थी जो बाद में बैकफायर भी करती है, जो बड़ा एक दिलेर या पॉजिटिव डिसीजन था। तो हम ही और आप हो रहे होते कि कोई जरूरत थी आपको 12 टीम पहले बताने की, तो आप इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गए हैं, और तैयारी होमवर्क नजर आ रहा था, हर प्लेयर पे आप काम किया हुआ था। और प्लस अल्लाह ताला की मदद तो थी, आप टॉस जीते, उसके बाद जिस तरह से पढ़ना शुरू, तो ये सारा कुछ था। लेकिन आप मदद भी ऊपर से तभी आती कि जब आपने मेहनत की हो। तो सबने मेहनत की थी, सारी टीम, जिस तरह से मैं देख रहा था, जो 11 अंदर खेल रहे थे, जो 5 जो बाहर बैठे हुए थे, उनकी भी जो दुआएं थी, और जो एक टीम वर्क नजर आ रहा था। सकलैन की फिर बात मैंने उनकी तकरीर सुनी, जिस तरह से उन्होंने बात की, तो फर्क नजर, उम्मीद है कि ये आगे तक जाएं और जाके वर्ल्ड कप जीतें। यहाँ से वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फवाद साहब, मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो बतौर ओपनर आप उनको कहाँ रेट करेंगे, और जिस जिम्मेदारी से और जिस तरह उन्होंने इतना अच्छा खेला, और ये जो कॉम्बिनेशन था दोनों का, तो इनको आप क्या कहेंगे कि इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, दोनों बड़े ही तहम्मुल के साथ और जिम्मेदारी के साथ दोनों बैट्समैन ने खेला। देखिए रिजवान तो मेरे ख्याल से अब जितने आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, जिस किस्म की उनकी शख्सियत है, जैसे वो इंसान है, और जितने बड़े वो प्लेयर हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। जिस तरह से वो टीम में आए, कहीं भी नहीं थे, उन्होंने मेहनत की, करते रहे, और आज वो इस जगह पे आ गए कि दुनिया के टॉप विकेट कीपर बैट्समैन बन गए। सो रिजवान का तो कोई मैच ही नहीं है। और अभी सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही हम्बल है। आप उनसे बात करें, आप उन्हें 3 नंबर चले जाओ, कहेंगे जी कोई नो प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा जी आप एज ए फील्डर खेल लेंगे, वो कहेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम। सो ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रही है कि उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ती है कहीं
आप तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। और रिजवान आउटस्टैंडिंग, मतलब रिजवान बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को एक इस किस्म का प्लेयर मिला है कि इतना इंसान और इतना अच्छा टीम मैन, और बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। बहुत मजा आता है जब उन्हें हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। अच्छा फवाद साहब, अक्सर हमने ये देखा है, अगर पाकिस्तान की तारीख देखें कि पाकिस्तान अगर अच्छा स्टार्ट लेता है अच्छे मोमेंटम से, तो उस कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाता। तो आप अभी क्या देखते हैं, ये चीज़ बरकरार रहेगी और इंशाल्लाह आने जो अगले मैचेस हैं उसमें भी हमारी इसी तरह ही परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, T20 वर्ल्ड में क्रिकेट की आपको एक चीज बता दूं कि इसमें अक्सर होता है कि कोई प्लेयर एक दो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाते हैं। आपने देखा जब बांग्लादेश की टीम स्कॉटलैंड से भी हार गई, तो ये भी आता है, ड्यू फैक्टर भी इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ऑब्वियसली आपने ये बात सही कही कि कंसिस्टेंटली हम परफॉर्म नहीं करते, शुरू में अच्छा करते हैं तो बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन कल जो हमने कर दिया है तो वो भी हमने आज तक कभी नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और कल जो हमने मतलब पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जिस तरह 11 खिलाड़ियों पर भारी रहे, तो इससे मेरे ख्याल है जो बाकी टीमें जो हैं और उन्होंने जो मैच देखा होगा, तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप होगा जो अब खेलेंगी पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियसली जी, अब आप फेवरेट हो गए हैं कल के मैच के बाद। और इससे यही नजर आता है कि जिस तरह से आप खेले हैं, और आपका आगे भी प्लान यही होना चाहिए कि इसको आपने कंटिन्यू करना है। और आप अगर कल का मैच भी जो जीत जाते हैं 26 तारीख को न्यूजीलैंड से, सो मोस्ट प्रोबेबली फिर तो आप ग्रुप में टॉप कर सकते हैं। सो आपको टारगेट नहीं करना चाहिए कि ग्रुप में अपने टॉप करें और सेमीफाइनल की तैयारी करें। तो ये उम्मीद है, क्योंकि कल के मैच के बाद जी आपका बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं कि आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप जब उसमें जाते हैं तो आगे डिपेंड करता है कि आप कैसा खेलते हैं नॉकआउट में। सही सही। तो सर अभी क्या स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान को लेनी चाहिए जो आगे होने वाले मैचेस हैं उनके हवाले से? देखिए, जिस तरह से हम कल खेले हैं, सेम विनिंग टीम होनी चाहिए और इसी एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। सो स्ट्रैटेजी तो टीम के साथ ही बदलती है, किस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेसेस है, उसको रहते हुए आप प्लान कर रहे होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली टीम जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग की है अगला मैच न्यूजीलैंड से, उसी तरह से प्लानिंग करेंगे, उसी तरह से अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। और खिलाड़ियों का मुझे लगता है कि जी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, नजर आ रहे थे। और कल के मैच के बाद तो बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। और फवाद साहब, अगला जो पाकिस्तान का मैच होगा वो कीवीज के साथ होगा, न्यूजीलैंड। और हमारा एक उनसे बड़ा ही एक जिस तरह वो हमें धोखा देकर चली गई, तो वो तो पाकिस्तान को जीतना एक हमारी अना का मसला भी बना हुआ है। तो उन कैसे देखते हैं आप? वो भी एक अच्छी टीम है, तो पाकिस्तान कैसा खेलेगी उन लोगों के साथ? क्या आप उनको मशवरा भी देना चाहेंगे? धोखा तो मैं नहीं समझता। मतलब ठीक है, उनको मैनेजमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट ने कहा था तो उन्हें जाना पड़ गया, उन्होंने किया, ये बात तो ठीक है। और जहां तक आप बात करिए कि अन्ना और इसका, ये ऐसा कुछ क्रिकेट में नहीं होता। आपने अच्छा खेलना है, आपने कोशिश करनी है उनको हराने की। आवाम बड़ी कि न्यूजीलैंड की टीम को लेके सेंसिटिव हुई है। जी जी, आवाम की बात। बट एज अ क्रिकेटर मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि क्रिकेट ही होती है। उन्हें अवाम ने जो सोचना है उन्हें सोचने दें। आप फोकस ये रखें कि जी आपने उन्हें हराना है। अगर आप अन्ना और मुकाबला उसमें बदला लेने में चले गए तो आप खुदा न खास्ता हार भी सकते। तो क्रिकेट पे फोकस रखें। आप जो सोचिए उसको सोचने दें। जो खेलने वाले हैं वो ये सोचे कि हमने किस तरह से उनको जीतना है, उस दिन किस तरह से खेलना है, और उसके अलावा कोई चीज नहीं सोचनी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो क्रिकेट टीम है उसका फोकस यही होना चाहिए। अच्छा सर, अगर हम कैप्टन के हवाले से बात करें तो उनको आप कैसे देखते हैं, जो उनकी कारकर्दगी है और जिस तरह वो पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं? और ऑब्वियसली पूरा एक ही टीम वर्क था, किसी एक आदमी का काम नहीं था। जब आप पूरी टीम एज ए टीम अच्छा खेलते हैं तो ही आप विनर बनते हैं। देखिए, अभी सही मायने में बाबर को अभी भी कप्तानी करते हुए इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अच्छा। सीख रहे हैं, करते हैं, उस लिहाज से बेहतर होते जा रहे हैं। जब आप अच्छा करते हैं तो सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस तो है नहीं कि जिसकी तरह कप्तान तैयार किया जाता हो। तो यही होता है। बट अब अगर बना लिया जाता है, जो हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि हम बहुत जल्द हटा देते हैं, जो हमने सरफराज ठीक ठाक कप्तानी कर रहे थे एकदम से चेंज किया, और उसके बाद फिर
इतना एक फर्क आ गया। सो हमें कप्तान अगर उन्हें बनाया है तो लंबे अरसे के लिए बनाए, कप्तान बनता ही 3-4 साल खेलने के बाद खेलने दिया जाए। सबसे अच्छी बात भी है बाबर की कि बाबर जिस किस्म के प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, करते रहेंगे तो कप्तानी में उनके साथ आसानियां होती जाएंगी, क्योंकि हमारी होता ही कि अगर कप्तान है और आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो फिर आपको हटा दिया जाता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी जो भी मैनेजमेंट है या जो देखने वाले जो क्रिकेट बोर्ड है कि अब आपने अगर इन्हें बनाया तो इन्हें लंबे अरसे के लिए बनाए। आप देख लो जो भी मुल्क क्रिकेट में टॉप पे गए उन्होंने कप्तानों को लंबे अरसे बनाया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। और हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान ने जो पहला पाकिस्तान का मैच था जिस तरह उन्होंने खेला है वो आगे भी उसी तरह खेलें और वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान के नाम हो। इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक और मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। आपको पैकेज देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस मौजू के हवाले से बात करने वाले हैं, और ये एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बनाई गई है। और अक्टूबर का महीना जो है वो कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। और बड़े ही अफसोस के बाद ये बात भी हमें कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ हर 9 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़दशा लाहक रहता है। और ज़्यादातर केसेस की वजह जो है वो यही है कि जो ख़वातीन हैं उनको तब पता चलता है जब ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बीमारी के हवाले से ख़ास तौर पे बात नहीं की जाती, ख़वातीन में इतनी आगाही नहीं है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से, चेकअप के हवाले से, इसीलिए मर्ज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज हम इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शकील अरसलान और फौजिया कंवल ने, जिन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, और इसका मकसद ही यही है कि ख़वातीन को आगाह किया जाए इस मर्ज़ के हवाले से, इस ख़तरनाक बीमारी के हवाले से। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि जब वो होती है, एक वो इंसान जो कि इस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, लेकिन जो उसके साथ लोग होते हैं उनको वो कितने ट्रॉमाटाइज होते हैं, उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। तो इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी, तो आपसे शुरू करती हूँ शकील। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सेंसिटिव मौजू है, अक्सर हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से शॉर्ट मूवीज़ बनाई जाती है, लेकिन इस तरह का सब्जेक्ट उठाना और फिर उस पर फिल्म बनाना, तो ये ख्याल कैसे आया? देखिए, अब आपके सवाल में इसका जवाब है कि एक इंतहाई हसास टॉपिक, और इस तरह से जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता उसको बहुत कंजर्वेटिव निगाहों से भी देखा जाता है, और लोग उसके ऊपर काफ़ी सोचते हैं बात करते हुए भी, इवन फैमिली में भी डिस्कशन करते हुए। जबकि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि दीज आर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, और हमें उसके लिए उसकी मर्ज़ की तशख़ीस, उसकी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, बजाय उसके कि हम उसको एक दूसरे सूरत दे दें। और यही वजह थी बेसिक कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हुए भी हमने इस टॉपिक को चुना बिकॉज हम सब लोग फैमिली से रिलेटेड होते हैं, हम सबके घर में माएँ बहनें हैं, हमारे नज़र उस तरफ भी जानी चाहिए, हमें उन लोगों की तरफ भी जाना चाहिए जो उन बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज भी लेमैन जो हमारी कंट्री का जो पर्सन है उसको डिजीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़ देयर आर, लाइक कम्युनिकेबल एंड इनकम्युनिकेबल। तो आज तक लोगों को यही नहीं मालूम चला कि कैंसर जो है वो एक इनकम्युनिकेबल डिजीज़ है। लोग पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं, बंद कमरों में ले जाते हैं। अक्सर डेथ्स इस वजह से ही हो जाती हैं कि पेशेंट लोनली रह जाता है। इस लोनलीनेस की वजह उसके पीछे उसकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सब चीज़ें, बर्तन, खाना पीना, हर चीज़ तो अलग कर देते हैं, और साथ में अपनी तवज्जो भी। सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलता, और जितनी ज़्यादा अर्ली डायग्नोसिस हो सकती हो वो मुमकिन है, क्योंकि 95% चांसेस हैं इस डिजीज़ को सॉल्व करने में। इवन यानी कि अगर कोई स्टेजेस भी आगे बढ़ जाएं तब भी, और मेडिसिन भी आज मौजूद हैं, इवन केमोथेरेपी के ज़रिए भी बहुत सारे और तरीक़ेकार आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक ट्रिगर करने की हमारी कोशिश थी कि लोग सोचें और एक दफ़ा फिर सोचें,
अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अरसलान के, शकील अरसलान साहब के अगर अर्ली स्टेज पे ये बीमारी डायग्नोस हो जाए तो 95% चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं, और ये मूवी बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को आगाही हो सके। फौजिया, आप मुझे बताइए कि आप जो कि मुस्कान ये जो NGO इसको लीड करती हैं और ये मूवी का भी आप पार्ट रही हैं, तो आपने जब ये टॉपिक उठाया, और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो किसने सपोर्ट किया इसको, और ये तो आपके साथ थे, आपको कैसे ख्याल आया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेसिकली तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी फैमिली में ही अच्छा था, तो मुझे पता चला कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि लोगों को एक इसको मायूब समझ के, ये लोग कहते ही नहीं, किसी को बता ही नहीं पाते। हाँ। लास्ट स्टेज में जाके बताते हैं जब उसका कोई मतलब इतना हल नहीं निकल सकता। थर्ड स्टेज के ऊपर आके। और अगर पहले ही अपनी फैमिली में या किसी को बता दिया जाए तो हम उसको मतलब कर सकते हैं, उसके ऊपर उनका इलाज हो सकता है, शुरू स्टेज में हो सकता है। तो बस मैंने यही सोचा कि घर वालों ने भी सपोर्ट किया। हाँ। कि आप करें, तो मैंने कहा कि मैं करना चाहूँगी इसके ऊपर काम, क्योंकि इनके साथ भी यही मामला थे, और मैं भी एक जगह कहीं कन्विंस करने गया था, बिकॉज हम इसको BTL एक्टिविटी में लेके चल रहे हैं, इसको डिजिटली नहीं लेके गए, क्योंकि इसकी वजह यही कि हम लोगों को उन तक पहुंचा दें, उन तक दिखा दें। तो हम कुछ अच्छे रिनोन लोगों के पास गए और उनको कहा कि हम आपके इंस्टीट्यूट्स में ये काम करना चाहते हैं। उनके लिए भी बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन थी जी। उन्होंने सुनी और एक्सेप्ट किया। काफ़ी ब्रॉडर आइडिया थे, उनके माइंड भी बहुत मतलब वसी थे। और उसके बाद मुझे खुद पर्सनली उन्होंने कॉल किया और अपने एक फैमिली मैटर को मुझसे डिस्कस किया कि मुझे ये पता चला है ऐसा घर के अंदर ये कुछ हो रहा है, तो ये ऑन्कोलॉजी कहाँ मिलेगी, मतलब ये ऑन्कोलॉजिस्ट कहाँ मिलेंगे। और मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा है, डेफिनेट बात है, लेकिन मतलब वो एक अच्छी पोस्ट पर, अच्छी पोजीशन पर है, मगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में लगाते हैं फिल्म को, या हम किसी कम्युनिटी सेंटर में लगाते हैं, ताकि लोगों को ये चीज़ें पता चलें कि इनके डॉक्टर्स अलग होते हैं, जनरल फिजिशियन नहीं होता इसको ट्रीट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ अवेलेबल है ऑन्कोलॉजिस्ट, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में कराची में कहाँ मौजूद हैं, या जो भी उनकी सिटीज़ हैं। सो अभी हमारा नेशन वाइड प्लान है, 68 सिटीज़ हम करने वाले हैं कवर इंशाल्लाह इसको। अच्छा, इंशाल्लाह। तो फ्रॉम कराची टू खुंजराब तक जाएंगे। अच्छा। तो आपने जो ये फिल्म बनाई है, अब आपने कहा कि हम कराची से इसको और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल का आपने बात की, मेरे ख्याल है वहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है यंग एज से, क्योंकि एक वक्त था जब हम देखते थे कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 35+ या 40+ ख़वातीन में पाया जाता था, लेकिन हम क्योंकि अक्टूबर का महीना है और हमने काफ़ी शोज़ भी इस हवाले से किए, और जो ब्रेस्ट सर्जन हमारे पास आई उन्होंने कहा अब यंग बच्चियों में भी ये देखने में आ रहा है, मर्दों में भी होता है बट उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले वही कि इस पे अभी भी बात नहीं करते और मायूब समझा जाता है। तो किस लेवल पे आप इसको लेकर जाएंगे? एक तो यूनिवर्सिटी का आपने बताया, जैसे हमारा कराची के अंदर ही 21 स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम 14 अक्टूबर से कंटिन्यू कर ही रहे हैं सेमिनार्स और इवेंट्स। उसमें लियारी का काफ़ी एरिया है। लियारी में तकरीबन 15 UCs हैं, और हम उन सब UCs के अंदर जो नर्सिंग होम्स हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इवन स्कूल्स हैं, हम वहाँ पर भी लोगों को जमा कर रहे हैं और उनको ये फिल्म भी दिखा रहे हैं। साथ में हमारे पास ब्रोशर्स भी होते हैं, कुछ हमारी R&D भी होती है कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि लोगों को इम्पैक्ट क्या हो रहा है आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, उनको क्या पता चल रहा है, क्या समझ रहे हैं, ताकि हमारी अगली रिसर्च के जरिए ही हम अगली फिल्म के ऊपर जा सकें, क्योंकि हमें तो कंटिन्यू इसी का काम करना है। तो फौजिया, कैसा रिस्पांस मिला जब ये आपने फिल्म बनाई और लोगों ने जब इसका टीजर ट्रेलर जो भी है वो देखा, उसके बाद किस तरह की अप्रिसिएशन मिली? शुरू में तो बहुत मुश्किलात हुई, लेकिन मूवी देखने के बाद अच्छा रिस्पांस मिला है जी। और अभी बहरिया में लगाया, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इंशाल्लाह आई होप कि अच्छा होगा जो हम मिशन लेके चलें। हाँ। इंशाल्लाह ताला हमारी तो कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, गांव या छोटे घरों के तबके वगैरह, देहात, इंटीरियर सिंध वगैरह में, तो कोशिश ये कि वहाँ जाके भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, बताएं उन लोगों को कि इतना मायूब नहीं है, ना इतना बुरा है कि आप लोग इसको बताएं नहीं या छुपा लें, फिर एंड देन उस टाइम बताएं जब इसका कोई वो ना हो। इलाज ना हो। कोशिश करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमारी तो कोशिश है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इवन पहुँचाएं। हम लैंग्वेज भी इसको ट्रांसलेट करके करेंगे, मतलब हाँ, डबिंग के language साथ के लिए होगा, भी। four मेरे ख्याल different वो languages। बहुत हेल्पफुल जी। रहेगा, खासतौर पे इंटीरियर की अगर Interior बात की के जाए या लिए। छोटे जी। देहात या गांव वगैरह की, तो बिल्कुल। उनकी लैंग्वेज में अगर हो तो जी, वो जी, ज़्यादा Impact है। अंडरस्टैंडेबल है। सही। अच्छा शकील, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मज़ीद कुछ ऐसे सेंसिटिव पर शॉर्ट फिल्म्स बनाने का इरादा है? जी बिल्कुल ऐसे ही करना है और आगे भी बनाना है, क्योंकि जो मुस्कान जो हमारी एक एनजीओ है वो उसका बेसिक आइडिया जो है वो हेल्थ एंड सोशल अवेयरनेस है। अच्छा। तो जो भी आर नॉट स्टिंगिंग अबाउट दिस जस्ट सिंगल टॉपिक, हम फर्दर भी जाएंगे। हाँ। आगे भी हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सोशल के अंदर में भी हम डील करते हैं। और हमारा मकसद ये है कि अवेयर किया जाए इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि कोई एक ड्रग एडिक्ट भी है तो पहले उसको अवेयर कर दो कि वो ड्रग एडिक्ट ना हो, सही। उसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे खर्च होने के बजाय अवेयरनेस पे पैसे खर्च हो। तो हमारा थोड़ा सा आइडिया अलग है। मोस्टली जो एनजीओज काम करती हैं वो सब लोग ट्रीटमेंट पे जाते हैं या डिजीज को डील कर रहे होते हैं। हमने ये चाहिए कि हमें एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर रहते हुए लोग अवेयर होंगे, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है ऐसा कि 50% तो लोग वैसे ही सुधर जाते हैं या वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। अगर वो किसी डिजीज में जा रहे हैं या अपनी बैड रूटीन्स को वो चेंज कर सकते हैं। सही, बिल्कुल आपने सही कहा अरसलान, क्योंकि एहतियात कहते हैं ना इलाज से बेहतर है। वहाँ की लाइफ स्टाइल की वजह से भी हम लोगों का ये बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है। हमारा लाइफ स्टाइल इतना फास्ट फूड पे इवन फौजिया ने भी काम करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर फार्म बनवाने, ऑर्गेनिक फार्म अपना क्रिएट कर रही हैं ताकि वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेकर आएंगी मार्केट में, फिर देखेगा कि ब्रांड आएगा कि नहीं। चलिए ये कोशिश फौजिया अपनी आपको सेहत का भी और- ख्याल रखें हाँ, लोग, नहीं सबसे आपने बिल्कुल पहले। सही कहा, लाइफस्टाइल Lifestyle चेंजेस जी, बहुत ज़रूरी बहुत है, क्योंकि ज़रूरी बहुत है। सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें अपना शिकार बना लेती है। बहुत शुक्रिया फौजिया कवल आपका, शकील अरसलान आप दोनों का, और हम आपको मज़ीद दुआ देते हैं कि आप इसी तरह के सेंसिटिव मौज़ूआत को हाईलाइट करें ताकि आगाही पैदा हो सके और हम कहीं ना कहीं इस बीमारी में मुब्तला होने से किसी ख़वातीन को रोक सकें। ये बेसिकली मकसद है इस मंथ का भी। मज़ीद बात करेंगे और आपकी सेहत के हवाले से, और जब सेहत की बात करते हैं तो दांतों की सेहत कितनी ज़रूरी है, और क्योंकि अक्सर लोग हमने देखा है कि वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं लेकिन अपनी दांतों का, अपनी मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो आप कैसे अपने दांतों को सेहतमंद रख सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आप बात करेंगे दांतों की सेहत के हवाले से। और जब दांतों की हम बात करते हैं तो कई ऐसे मसाइल हैं और कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि दांतों में पाई जाती हैं, लेकिन हम बहुत इसको डिले कर देते हैं डॉक्टर के पास जाने में, दिखाने में। दांतों की सेंसिटिविटी की बात की जाए तो ये भी एक अलग मैटर है, जो कि बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। आपकी सफाई, आपकी ब्रशिंग, आप टाइमली ब्रश नहीं करते, कितने वक्त में करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाते हैं जिससे दांतों की सेंसिटिविटी में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से सारे जवाबात लेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन ने, जो कि डेंटिस्ट हैं और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। जी। और सारे टॉपिक्स पे तो बात होती रहती है, हाँ, लेकिन डेंटिस्ट्री पे dentist, थोड़ा हाँ, इस कम पे हम होती है। जरा कम बात करते हैं। और जब दांतों की जी। बात करते हैं तो दांतों के भी बड़े सारे मसाइल हैं, बहुत जी, सारी बिल्कुल। बीमारियां हैं, जिनमें से एक इशू सेंसिटिविटी का भी है। जी, बिल्कुल। तो अगर मैं उसकी आपसे पूछूं कि ये है क्या और कि क्यों, इसकी वजह क्या है, क्या चीज़ें कॉज करती हैं दांतों की सेंसिटिविटी को, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सेंसिटिविटी एक नॉर्मल, जो अगर हम वर्ड के तौर पे ले लें, हाँ। कि हसासियत। हसासियत, ठीक है? जी। हसासियत से मुराद ये कि जब ओरल कैविटी के अंदर कोई ऐसी चीज जाए जो एक्सट्रीमली ठंडी हो या एक्सट्रीमली गर्म हो, तो एक टेम्परेचर होता है किसी भी चीज को उसका सस्टेन करने का। तो अगर वो उसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो वो उसको डैमेज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सेंसिटिविटी की बात है, हमने एक्सट्रीमली ठंडा लिया, यानी आइस चिल्ड वाटर है या आइस ले ली, तो वो दांतों पे एकदम से सेंसिटिव आपको फील करेगा। इसी तरीके से बहुत गर्म चीज ले ली, वो भी आपके दांतों पे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके दांत खराब है, एक्सट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाए नॉर्मल ठंडा पानी है, जैसे कोई पी रहे हैं, हम और आप लेते हैं नॉर्मली, वो भी किसी को लग रहा है, देन आपको अलार्म होने की जरूरत है कि जी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मीठा खा लिया आपने, उससे आपको पेन होना शुरू हो गया, सेंसिटिविटी लग रही है। इसके अलावा
नॉर्मली जो एसिडिक फूड होता है, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह कर भी दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, यानी पुअर ओरल हाइजीन, आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई, इसकी वजह कर भी होता है। इन ब्रॉड वे, क्योंकि हमारे यहाँ अल्कोहल कंजम्पशन नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज में है ये बेसिक मेजर रीजन में आता है अल्कोहल कंजम्पशन। दूसरी चीज, एक सिस्टमिक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। उसमें ये होता है कि जो स्टमक का एसिड होता है वो माउथ में आता है, जिसको हम यूं आम अल्फाज में एसिडिटी प्रॉब्लम। जी जी। तो जब एसिड मुंह में आता है तो एसिड एरोसिव होता है, वो जो दांत की लेयर होती है, यानी दांत के जो कपड़े हैं उसको वो डिसॉल्व करता है। तो जो हमारी लेयर है दांत की, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है। जब इनेमल डिसॉल्व होता है तो जो सेकेंड लेयर होती है दांतों की, वो डेंटिन कहलाती है, दैट इज सेंसिटिव। तो उसके ऊपर हवा लगेगी तो भी आपको ठंडक फील हो रही है, कोई चीज गर्म आपने यूज की, ठंडा यूज किया, तो सेंसिटिविटी के ये कॉजेज हैं। सही सही, बहुत डिटेल में आपने बताया, बहुत अच्छी तरह। अच्छा डॉक्टर मुदस्सिर, मुझे ये भी बताइए कि जब दांतों की सफाई की हम बात करते हैं, जैसे कि आपने ओरल हाइजीन की बात की, यूजुअली लोग सुबह उठ के तो हर कोई टीथ ब्रश करता है, फिर रात में सोने से पहले, लेकिन आप क्या समझते हैं अगर चाय कॉफ़ी ली है, या कब कब टाइम हमें ब्रश करना चाहिए, और किस तरह से माउथ वॉश, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारा अगर मतलब आपकी दांतों की सफाई नहीं है तो वो आपके जो आप जरासीम है वो पेट के अंदर जा रहे हैं, फिर मजीद बीमारियों का बायस बनते हैं। हम जो भी चीज इनटेक कर रहे हैं, हमारा पहला जो पॉइंट है, जो हम सफर स्टार्ट करते हैं, वो माउथ है ना, यहीं से हम सारी चीजें जा रहे हैं। अगर वो चीज हेल्दी नहीं जाएगी तो हमें उसका सिस्टमिक इफेक्ट भी होगा। अच्छा, पहली चीज ये कि जो हम 2 टाइम ब्रश करने का, ये सारे लिटरेचर में भी मेंशन है कि ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, ठीक है? जी। थ्राइस अ डे नहीं करते तो 2 टाइम तो करने का हम रिकमेंड करते हैं। उसमें होता ये है कि नॉर्मली जैसे ब्रश कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट आता है, वो बोलता है कि जी मैं तो 2 टाइम ब्रश कर रहा हूँ और प्रॉपर कर रहा हूँ, पेस्ट भी मैं सही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सेंसिटिविटी है और लग रही है। तो उसमें ये है कि पहली चीज उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आप कितनी देर करते हैं ब्रश? अब ब्रश लिया और सेकंड्स के अंदर आपने उसको करके खत्म कर दिया। टाइम जो मेंशन है वो ये कि है वो कि 90 सेकंड से लेकर आपने 2.3 यानी 2.5 मिनट तक या 2 मिनट तक आपने ब्रशिंग करनी है। और ब्रशिंग के लिए भी ये है कि बहुत सारे लोग आपको आके बताते हैं कि जी हम तो सेंसोडाइन यूज कर रहे हैं, XYZ जो अदर देन रेगुलर यूज के टूथपेस्ट होते हैं। तो रेगुलर यूज का जो टूथपेस्ट होता है वो यूज करने का होता है। ये जो डिफरेंट मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, जिनको पता नहीं है, वो डेली के तौर के ऊपर वो उसको यूज कर रहे होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है। सही सही। यानी अगर वो यूज कर रहे हैं तो लेट्स सपोज सेंसिटिविटी तो खत्म हो गई, तो जो दूसरी डिजीज है, गम डिजीजेज हैं, लाइक कैविटीज हैं, दांतों में कीड़ा लगना, वो उन चीजों को नहीं रोक रहा। मतलब अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही लोग इस्तेमाल करें। हम अक्सर ये हमारा ख्याल है कि हमें सेंसिटिव हसासियत नहीं होगी तो हम लोग ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं ना आपको। अच्छा, डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, लोग ऐसे हैं कि वो सालों से उसी को यूज कर रहे हैं कि जी डॉक्टर ने बताया था। अरे भाई डॉक्टर ने बताया है, अब आप आके किस वजह कर था, आप डॉक्टर को दिखा तो दो। हो सकता है आपको वॉश या क्लीनिंग की जरूरत हो, जिसे हम नॉर्मली स्केलिंग कहते हैं, वो करवाएं। तो ये सारी चीजें आपको हर 6 महीने पे, साल भर पे फॉलो अप रखना जरूरी है। अगर आप फॉलो अप नहीं रखेंगे तो फिर दांतों की मल्टीपल डिजीज के अंदर आप इन्वॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि डेंटिस्ट्री वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इसके ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर पैसे बचाने तो हर 6 महीने या साल भर पे 500 खर्च कर लें और चेकअप कराना जरूरी है। क्योंकि हम डॉक्टर मुदस्सिर हम ये देखते हैं कि अगर दांत में हमारा दर्द होता है तो हम उसको डिले करते रहते हैं और फिर वो इतनी कैविटी बढ़ जाती है, फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो रूट कैनाल और कभी कभार आपका दांत भी खराब हो जाता है। कैनाल देन आखिरी स्टेज है दांत निकालना, तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है दांत। तो उससे अगर बचना चाहते हैं तो जरूर मेरे ख्याल है 6 मंथ में एक बार जो है वो उसका मुआयना करें। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर मुदस्सिर, ये तो हमने बात की दांतों की हसासियत की, उसके अलावा अगर दांतों की बीमारियों की बात की जाए तो और कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि होते हैं? ठीक है, एक तो हमने सेंसिटिविटी की बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा आ जाए, नॉर्मली दांतों लोगों की कंप्लेन होती है जी मसूड़ों से खून आ रहा है।
हाँ, ब्लीडिंग गम्स, जी जी, मसूड़ों से खून आना, इसको एक बीमारी ये है, मैं इस बीमारी का नाम भी बता सकता हूँ, जिंजिवाइटिस कहते हैं, ठीक अच्छा, है। ये अर्ली स्टेज बीमारी है, यानी सही जिसमें मसूड़ों से खून आना शुरू होता है, ठीक। ब्रश कर रहे हैं, स्पिट कर रहे हैं, खून आएगा, आपको अलार्म होने की जरूरत है कि ये क्यों आ रहा है। आप डेंटिस्ट को विजिट कराएं। इसमें भी स्केलिंग का ऑप्शन आता है, यानी सफाई होगी तो आपकी ये जो जिंजिवाइटिस या जो मसूड़ों से खून आने वाली कंप्लेंट है ये खत्म हो जाएगी, अच्छा, ठीक है। सही। इसकी वजह कर भी सेंसिटिविटी होती है। अच्छा। अगर आप इसको भी नहीं चेक कराते और लॉन्ग स्टैंडिंग इसको छोड़ देते हैं आफ्टर ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद, तो फिर वो कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है पेरियोडोंटाइटिस के अंदर, जिसके अंदर गम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दांत इन्वॉल्व होता है, दांत की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं जो दांत को होल्ड किए हुए हैं, बोन इन्वॉल्व हो जाती है, और अल्टीमेटली दांत इतना मोबाइल हो जाता है कि वो ऐसे ही निकलकर मुंह से बाहर आ जाता है। इसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तीसरी चीज पे आ जाए, कैविटीज का होना, जो ब्लैक या ब्राउन डिस्कलरेशन दांतों पे नजर आना शुरू हो जाती है, तो उसको भी हल्का ना लें, वो भी जाकर चेक करवाइए कि जी ये मुझे कंप्लेन है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो जितना अर्ली डायग्नोसिस पर आएंगे उतने पैसे कम खर्च होंगे और आपका जो स्प्रेड होने से वो डिजीज बच जाएगी। ये मेन चीजें हैं। अगर उस कंडीशन से निकल गया और कांस्टेंट पेन की कंप्लेन है पेशेंट को, वो हाथ रखा हुआ है, रात में भी पेन हो रहा है, दिन में भी पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि वो फिलिंग यानी कैविटी लगी, फिलिंग की स्टेज से दांत आगे चला गया। हाँ, रूट कैनाल वाली बात जो आपने बताई, हाँ, एग्जैक्टली। तो जब वो रूट कैनाल वाली सिचुएशन आ गई तो फिर डू एंड डाई चीज है। अफोर्डेबिलिटी होगी तो रूट कैनाल होगा, अफोर्डेबल नहीं है तो वो दांत निकालने की तरफ जाता है। तो ये चंद चीजें हैं जो बेसिक हम एक नॉर्मल अपने जो ऑडियंस है उसको समझाने के लिए कि कैविटी हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो, दांत हिल रहा हो, सेंसिटिविटी हो, तो आप कॉन्शियस हो जाए और मेडिकेटेड टूथपेस्ट की जगह जो रेगुलर यूज के टूथपेस्ट है वो यूज करें, और हार्ड ब्रश को यूज ना करें। अच्छा। नॉर्मल सॉफ्ट और मीडियम आता है, वो उस ब्रश को, क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक मैटर करती है। हार्ड ब्रश कर रहे हैं और एग्रेसिव ब्रशिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे भी दांत की लेयर रिजॉल्व होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं, कैफीन उसमें होती है, तो वो दांतों का कलर चेंज होने लगता है। वो आपने अभी बताया कि जैसे चाय पी रहे हैं ना, उसमें आपकी कैफीन है, तो वो येलो रंग के डिस्कलरेशन मार्जिन्स के ऊपर दांतों पे आ जाता है। तो जितना फ्रीक्वेंसी चाय की होगी उतने दांत आपके येलोइश नजर आएंगे, ठीक है। अब उसका भी यही सोल्यूशन है। अगर आपके स्टेन्स पड़ गए हैं तो आपको डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो किसी टूथपेस्ट से नहीं जाते, किसी टूथपेस्ट से नहीं जाएंगे, और वही फिर कन्वर्ट होता जाता है प्लाक एंड टार्टर के अंदर, जो मोटी सी थिक लेयर दांतों में जम जाती है। वो भी ब्लीडिंग का कॉज होते हैं, वो भी दांत की मोबिलिटी का कॉज होते हैं। अल्टीमेटली दांत रिमूव करना पड़ता है। सही। तो बस यही है कि आप लोग अपने दांतों का ख्याल रखें, और महीने में एक दफ़ा, साल में 2 बार आप ज़रूर अपने दांतों का मुआयना करें, जैसे कि डॉक्टर मुदस्सिर ने भी बताया, क्योंकि आप किसी बड़ी जो है बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हमें, किस तरह हम दांतों की ख्याल रख सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।